हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये चैनल जल्द ही सब्सक्राइबर काउंट के पहले पड़ाव को पार करने वाला है और उसके बाद हम इस चैनल के सब्सक्राइबर काउंट शो कर देंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है किंग्स ऑफ थीव्स और ये क्राइम थ्रिलर बायोग्राफी मूवी है, यानी ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम ब्रायन नाम के आदमी को देखते हैं और ब्रायन अपनी वाइफ लिनी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे और दोनों ही एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे। आगे मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जहाँ पर जॉन केनी नाम का बूढ़ा आदमी पटाखे फोड़ रहा होता है। तब जॉन का दोस्त टेरी कहता है, ये पटाखे बिल्कुल सही है, इन्हें बेचने में क्या प्रॉब्लम है। जॉन कहता है, टेरी ऐसे काम नहीं होता, मैं इसे बेच दूं और कोई मुझसे सवाल भी नहीं पूछेगा। आजकल सभी को गारंटी चाहिए और मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। जैसा काम तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है। जॉन की बात सुनकर टेरी अपनी जॉब के बारे में सोचने लगता है। तो वो भी एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता था और उसे भी अपनी बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। टेरी भी अपनी जॉब से ज्यादा खुश नहीं था, वो भी परेशान था। आगे मूवी में डैनी को बताया जाता है और डैनी से एक बैंक ऑफिसर उसका लोन चुकाने के लिए कहता है, पर डैनी बैंक वालों को चोर बुलाकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये सभी लोग यानी ब्रायन, जॉन, टेरी बूढ़े हो चुके थे। इन सभी लोगों के पास ना ज्यादा पैसा था और ना ही कोई ढंग का काम था। आगे ये सभी ब्रायन की वाइफ लिनी के फ्यूनरल पर मिलते हैं। लिनी की डेथ हो गई थी, जिससे ब्रायन बहुत दुखी था। ब्रायन, टेरी, जॉन और डैनी ये सभी लोग जवानी के दिनों के दोस्त थे। ब्रायन अपने दोस्तों से कहता है, अब मुझे कोई हॉबी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं अकेला हूँ। टेरी कहता है, हेटन गार्डन, जिसके बारे में पिछले कई समय से बोल रहा हूँ। ब्रायन कहता है, वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ है और अब मैं रिटायर भी हो चुका हूँ। टेरी कहता है, पर मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ के लॉकर रूम में हमें बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी मिल जाएगी। डैनी हमारा ये काम कर सकता है, वो अभी भी जवान है। ब्रायन, टेरी और जॉन की ये बातें वहीं खड़ा बेसिल नाम का आदमी भी सुन रहा होता है। आगे बेसिल भी ब्रायन से मिलता है और कहता है, मैं आपसे सिर्फ 2 ही बार मिला हूँ। मुझे जानकर दुख हुआ कि आपकी वाइफ अब आपके साथ नहीं है। अगले दिन ब्रायन अपने घर में उठता है तो वो घर में बिल्कुल अकेला होता है और ब्रायन को ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तभी ब्रायन के घर के बाहर की बेल बजती है और ब्रायन के घर के बाहर बेसिल होता है। ब्रायन बेसिल को घर में बुलाता है और ब्रायन बेसिल से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी वाइफ अब जिंदा नहीं है। अब वो कभी भी मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। आगे ब्रायन और बेसिल दोनों क्लब में जाते हैं ड्रिंक करने के लिए और ब्रायन बेसिल को बताता है, मैं फाइबर ऑप्टिक्स टेली कम्युनिकेशन में काम करता हूँ। मैं यहाँ पर आपसे वो बात करने आया हूँ जो बातें आप कल फ्यूनरल में कर रहे थे। ब्रायन कहता है, मैं पिछले 25 सालों से हेटन गार्डन नहीं गया हूँ। बेसिल कहता है, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आपकी जगह कोई और ये काम करेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास वहाँ के ऑफिस की एक चाबी है जो वहाँ पर इस बिजनेस में है। ब्रायन कहता है, ओके, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। बेसिल कहता है, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस था। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिल और ब्रायन के बीच हैटन गार्डन में चोरी करने के बारे में बात हो रही थी। हैटन गार्डन लंदन की ज्वेलरी बिजनेस के लिए जाने जाने वाली जगह है, जहाँ से करोड़ों के डायमंड्स और ज्वेलरी चुराए जाने की बात हो रही थी। अगले दिन ब्रायन रेडी होकर हैटन गार्डन की तरफ जाता है। तो हैटन गार्डन एरिया में डायमंड्स और ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें थी और यहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पर पहुंचकर ब्रायन बेसिल से कहता है, तो बताओ तुम्हारे उस दोस्त के बारे में और चाबी के बारे में जिसके बारे में तुम मुझे कल बता रहे थे। बेसिल कहता है, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड सोने में लेन देन करता था और उसका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। एक दिन वो मारा गया, तब उसकी वाइफ ने मुझसे कहा कि मैं उसके ऑफिस जाऊं और वहां पर सब कुछ क्लियर करूं, हर उस चीज से छुटकारा पाऊं जो भी उससे कनेक्ट हो। ब्रायन कहता है, तो उसे तुम पर पूरा विश्वास है और उसने तुम्हें चाबी दे दी। बेसिल कहता है, क्योंकि वो ये सब अकेली नहीं कर सकती थी, ये बहुत रिस्की काम है। आगे ब्रायन बेसिल को दुकानों में रखे डायमंड्स की खूबियों के बारे में बताता है। आगे ब्रायन बेसिल को डायमंड और फ्लॉलेस डायमंड की खूबियों के बारे में बताता है और कहता है, इस वीकेंड पर इन सभी दुकानों में रखे डायमंड्स एक बड़े से लॉकर रूम में होंगे। बेसिल पूछता है, तो फ्लॉलेस डायमंड की कीमत कितनी होगी। ब्रायन कहता है, करोड़ों में। बेसिल पूछता है, तो लॉकर रूम में इसे कितने डायमंड होंगे। ब्रायन कहता है, ज्यादा नहीं, पर थोड़े बहुत फ्लॉलेस डायमंड होंगे और तुम्हें थोड़े बहुत की जरूरत है, उसमें ही तुम्हारा काम हो जाएगा। बेसिल ब्रायन को ऑफिस दिखाता है जो कि हैटन गार्डन के सेफ डिपॉजिट बिल्डिंग में था। उस ऑफिस की कोड बेसिल को पता थी और ब्रायन ऑफिस में जाकर कहता है, ये लिफ्ट बेसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेसिल कहता है, इसे हम बंद कर सकते हैं, पर ऐसा क्यों करना है। ब्रायन कहता है, क्योंकि ये लिफ्ट हमें एयरलॉक की तरफ ले जाएगी।
जहाँ पर सिक्योरिटी दरवाजा है और 20 साल पहले एक आदमी ने इसी तरह से चोरी करने की कोशिश की थी और सिक्योरिटी कंपनी ने उस आदमी को रोक दिया था। ब्रायन वहीं बने ग्राउंड फ्लोर तक जाने वाले दरवाजे के लॉक का नाप लेता है उस दरवाजे की चाबी बनाने के लिए। आगे ब्रायन कहता है यदि हम इस लिफ्ट को 3rd फ्लोर पर रोक देंगे तो पूरा लॉकर रूम हमारा होगा, जो कि तकरीबन उससे 20 फुट नीचे है। बेजिल कहता है तो हम लोग लॉकर रूम में कैसे जाएंगे? ब्रायन कहता है हम लॉकर रूम में दरवाजे के जरिए नहीं जा सकते, उसके लिए हमें दीवार में होल करना होगा ड्रिल मशीन से, और इसके लिए हमें और चोरों की जरूरत पड़ेगी। बेजिल लिफ्ट सिस्टम की फोटो अपने मोबाइल में लेता है और आगे ब्रायन कहता है ईस्टर पर 2 दिन की छुट्टी होगी, तब यहाँ पर कोई नहीं होगा, तब हम ये काम कर सकते हैं। आगे कार्ल, डैनी, टेरी और जॉन ये सभी लोग ब्रायन के बुलाने पर जाते हैं और ब्रायन और ये सभी लोग अपने जवानी के दिनों में बदमाश थे। लूटपाट, चोरी, रॉबरी और बदमाशी इनका मुख्य काम था और जवानी के दिनों में अक्सर इन सभी के पीछे पुलिस पड़ी रहती थी। ब्रायन इन सभी को हैटन गार्डन की और ऑफिस की तस्वीरें दिखाकर कहता है हैटन गार्डन, ईस्टर का छुट्टी वाला दिन, कमर्शियल कंपनी, वहां पर कोई नहीं होगा और हमें हथियारों की जरूरत भी नहीं होगी। उन्हीं में से टेरी कहता है कोई शूट आउट नहीं होगा, ये थोड़ा बोरिंग काम है। ब्रायन कहता है ये बोरिंग नहीं होगा अगर तुम पकड़े नहीं जाओगे तो। वहां पर मॉनिटरिंग अलार्म भी है, पर मेरा जवान दोस्त चाबी के जरिए उसे बंद कर देगा। डैनी कहता है ब्रायन वो कौन है और वो हमारे साथ काम क्यों कर रहा है? ब्रायन कहता है क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे बेजिल आकर सभी से मिलता है और सभी लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। बेजिल सभी को प्लान समझाता है और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ब्रायन और जॉन सामने वाली बिल्डिंग से उस एरिया पर नजर रखने लगते हैं। ब्रायन चाबी तैयार करता है और टेरी लिफ्ट में जाकर उसे 3rd फ्लोर पर रोकने के लिए लिफ्ट का सिस्टम देखता है और सभी प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कितना बड़ा होल करना होगा जिसके अंदर से इंसान अंदर जा सके। डैनी औजारों को इकट्ठा करता है और सभी लोग चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं और रात में सभी चोरी के लिए घर से निकलते हैं। बेजिल ऑफिस के दरवाजे को ओपन करता है और स्ट्रीट पर लगे कैमरों से बचते हुए डैनी और बेजिल ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। डैनी लिफ्ट सिस्टम में गड़बड़ी कर उसे 3रे फ्लोर पर ही रोक देता है और बेजिल ऑफिस का दरवाजा ब्रायन के द्वारा बनाई गई चाबी से खोलता है। उस दरवाजे को खोलकर बेजिल बिल्डिंग के पीछे बने दरवाजे को खोलता है और वह चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को और सभी को अंदर एंटर करवाता है और सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर बैठकर जॉन बाहर की ओर नजर रखता है ताकि कोई आए तो वो अपने साथियों को आगाह कर दे। लिफ्ट को बीच में रोककर डैनी और बेजिल लिफ्ट पर चढ़ते हैं और वहां बनी शटर को ओपन करके लॉकर रूम के ऑफिस में घुसने लगते हैं। तब बेजिल डैनी से कहता है एक बात याद रखना, अलार्म बजने से पहले 60 सेकंड मिलेंगे, अगर हम अंदर जाकर उसे नहीं रोकेंगे तो सिक्योरिटी वाले अंदर होंगे। डैनी शटर ऊपर करता है और ऑफिस का सायरन बजने लगता है। बेजिल ऑफिस में जाकर सायरन की केबल को काट देता है और अलार्म बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ल और टेरी लॉकर रूम की तरफ जाने वाले लकड़ी के दरवाजे को तोड़ते हैं और उनके अंदर आने के बाद बेजिल वहां बने लोहे के दरवाजे को ओपन करता है। अंदर आकर ब्रायन अलार्म मशीन को देखकर कहता है अलार्म मशीन की लास्ट वाली लाइट अभी तक भी क्यों जल रही है? तभी बाहर लगा अलार्म बजने लगता है और अलार्म मशीन पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। ब्रायन के कहने पर बेजिल बाहर जाकर अलार्म को बंद करता है। दूसरी तरफ ब्रायन के साथ डैनी, टेरी और कार्ल लॉकर रूम तक पहुंचकर वहां की दीवारों में एक बड़ी ड्रिल मशीन से होल करने लगते हैं। तब बाहर एक पुलिस की गाड़ी अलार्म सुनकर आ गई थी। ये देखकर बाहर नजर रख रहा जॉन सभी को अलर्ट करता है। बाहर पुलिस है ये बात सुनकर सभी लोग अपना काम रोक देते हैं ताकि बाहर कोई आवाज न जाए। आसपास देखने के बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद अंदर फिर से ड्रिल मशीन से होल करने लगते हैं और एक बड़ा सा होल करने के बाद वो देखते हैं आगे लॉकर में कैबिनेट रखा हुआ था। कार्ल कैबिनेट से मशीन अटैच करके उस मशीन के जरिए मशीन के प्रेशर से कैबिनेट को धक्का देने की कोशिश करते हैं, पर उनकी मशीन खराब हो जाती है, वो काम नहीं करती और इस बात को लेकर उन सभी के बीच में बहस होती है और वो सभी एक दूसरे को गलत ठहराने लगते हैं कि प्लान में कैबिनेट को हटाना शामिल नहीं था, ये प्लान पूरी तरह से बकवास था। अपने बीच बहस को रोककर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो कल रात फिर से आएंगे नई मशीन लेकर। अगले दिन ब्रायन जॉन के घर ना रहा होता है, तभी वहाँ पर बिली नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। जॉन बिली को ब्रायन से मिलाकर कहता है ये बिली है और ये एक फिश मार्केट में काम करता है, ये हमारी इस काम में मदद कर सकता है। ये सुनकर ब्रायन गुस्सा होता है कि तुमने कितने लोगों को हमारे प्लान के बारे में बताया है, इस तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब मैं वापस यहाँ पर नहीं आऊंगा। ये कहकर ब्रायन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जॉन ये बात डैनी को बताता है कि ब्रायन वापस नहीं आएगा, वो ऐसा बोल कर गया है। ये सुनकर डैनी टेरी को कहता है कल रात भी ब्रायन की प्लानिंग की वजह से हमारा काम बिगड़ा, ये सब मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ना कि ब्रायन के लिए। डैनी और टेरी मॉल में जाकर एक नई मशीन खरीदते हैं और रात में कार्ल, डैनी और टेरी वापस चोरी करने के लिए अंदर जाने लगते हैं तो बाहर वाला दरवाजा लॉक था जिसकी चाबी बेजिल के पास थी।
दूसरी तरफ बेसिल ब्रायन के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा होता है और बेसिल ब्रायन से कहता है, मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि मुझे बेहतर रकम मिल सके। मैं अपने हिस्से का 50% तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर ब्रायन बेसिल को एक पेपर पर लॉकर रूम के कुछ नंबर लिख कर देता है और कहता है ये सारे लॉकर नंबर बड़े ट्रेडर्स के हैं जिनके साथ मैं किसी समय बिजनेस किया करता था। इन लॉकर नंबर के अंदर तुम्हें बहुत कीमत के फ्लोलेस डायमंड मिल जाएंगे। एक बात याद रखना, जिन पैकेज पर एफएल लिखा होगा वो बहुत ही कीमती है और वो फ्लोलेस डायमंड होंगे, और जिन पैकेट पर रेड डॉट होगा वो सारे डायमंड बेकार होंगे, पर ये डायमंड बहुत ही खतरनाक लोगों के हैं। बेसिल कहता है, तो क्या मैं इनको चुराने के बाद कंट्री छोड़कर भाग जाऊं? ब्रायन कहता है, इनको चुराने के बाद कई लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और वो लोग तुम्हें मारना भी चाहेंगे। दूसरी तरफ डैनी काल को डांट कर वहां से भगा देता है। ब्रायन से सारी बातें सुनकर बेसिल हेटन गार्डन में जाकर वो दरवाजा ओपन करता है और डैनी और टेरी हॉल में मशीन लगाकर कैबिनेट को धक्का देते हैं, जिसके कारण वो बड़ा सा कैबिनेट गिर जाता है। बेसिल और डैनी लॉकर रूम में जाकर एक एक करके सारे लॉकर तोड़ने लगते हैं और उन लॉकर की ज्वेलरी और पैसा बैग में भरने लगते हैं और बैग भर भर के वो बैग लॉकर रूम के बाहर टेरी को देते हैं। टेरी उन बैग को अपने साथ लाए बड़े से डस्टबिन में डालने लगता है। मौका पाकर बेसिल ब्रायन के बताए हुए लॉकर को भी खोलता है और उसमें से एफएल लिखे हुए पैकेट को अपने पास छुपा लेता है और रेड डॉट वाले पैकेट को बैग में डाल देता है। डैनी और बेसिल कई सारे लॉकर तोड़कर उसमें से ज्वेलरी और पैसा निकालकर उन सबको बैग में भरते हैं और उन बैग्स को डस्टबिन में भरते हैं और उस बड़े से डस्टबिन को वो लोग बिल्डिंग से बाहर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुलिस को चोरी की खबर लग जाती है और पुलिस चोरी की छानबीन करती है और पुलिस ऑफिसर मीडिया में बयान देते हैं, चोरी करने वाले बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो बहुत ही ताकतवर और फुर्तीले थे। और सभी और रेडियो और टीवी पर यह न्यूज चलने लगती है, कल रात हेटन गार्डन में एक चोरी हुई है। ज्वेलरी और पैसों के बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, पर माना जा रहा है कि चोर 300 मिलियन पाउंड चुरा कर ले गए हैं और ये ब्रिटेन के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। हेटन गार्डन की शॉप ओनर भी अपना बयान देती है, मेरा मानना है कि इतनी बड़ी चोरी करने वाले बेवकूफ नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक वो लोग ये देश छोड़कर भाग चुके होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इतनी महंगी ज्वेलरी और यहाँ से चुराए डायमंड बेचे जा सके। आगे डैनी, टेरी, बेसिल और जॉन के साथ बिली नाम का बूढ़ा आदमी, ये सभी लोग चोरी किए गए पैसों को काउंट करने लगते हैं। डैनी डायमंड्स के पैकेट को टेरी और उसके 2 हिस्सों में बांटने लगता है। ये सब देखकर बेसिल कहता है, ये सब कुछ हम सभी के हिस्से बटेगा, हम पांचों में ये सब बराबर बटेगा। हमें ब्रायन को भी इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि इसी का ये आइडिया था और उसे भी उसका शेयर देना चाहिए। बेसिल की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और टेरी कहता है, तुमने फनी कपड़े पहने थे और जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम अपना हिस्सा ले सकते हो। बेसिल कहता है, मेरे पास वहाँ की चाबी थी और मैंने ही वहाँ का अलार्म बंद किया था और तुम ये सब मेरे बगैर नहीं कर सकते थे। और वहाँ बैठे सभी लोग बेसिल को उसका हिस्सा देने से मना करते हैं और थोड़ा पैसा ले जाने को कहते हैं। बेसिल को डराने के लिए टेरी गुस्से में अपनी चेयर तोड़ देता है। यह देखकर बेसिल डर जाता है और वो पैसों और ज्वेलरी में से थोड़ा पैसा उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे डैनी, टेरी और जॉन उन पैसों में से अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। जॉन अपने हिस्से को बिली की गाड़ी में रखवा देता है और उसके साथ भेज देता है। डैनी अपना हिस्सा कब्रिस्तान में एक कब्र में छिपा देता है और वो काल को भी डराते हैं कि वो चोरी की बात किसी को न बताए। काल भी इस बात को मान जाता है। आगे ब्रायन बेसिल से मिलता है और ब्रायन बेसिल से कहता है, उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया? बेसिल कहता है 80,000 पाउंड। ब्रायन कहता है, बस इतना ही? तुमने उनकी ये बात क्यों मानी? बेसिल कहता है, आपके दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया। ब्रायन कहता है, मैं वो अकेला आदमी हूँ जिसे कुछ नहीं मिला, पर अब मुझे वो मिलेगा जो मेरे कारण है, चाहे वो लोग मुझे मार ही क्यों न दे। दूसरी तरफ पुलिस भी चोरी की छानबीन में लगी हुई थी और वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी ताकि उन्हें कोई संदिग्ध आदमी मिल जाए। पुलिस की छानबीन कर रही एक लेडी ऑफिसर को एक वीडियो फुटेज मिलता है जब टेरी दोपहर में लिफ्ट सिस्टम को देखने बिल्डिंग के अंदर गया था और वो वापस एक बड़ी कार में आकर बैठा था। ऑफिसर उस कार का नंबर निकालते हैं और उसके बारे में पता करते हैं तो पुलिस रिकॉर्ड में वो कार जॉन की निकलती है और पुलिस जॉन पर नजर रखने लगती है। जॉन एक रेस्टोरेंट में जाकर डैनी और टेरी से ही बात करता है तो पुलिस टेरी के भी डिटेल निकालती है। टेरी ने डैनी के साथ मॉल से एक मशीन ली थी चोरी वाले दिन, तो पुलिस डैनी की डिटेल भी निकालती है और उसे ही प्राइम सस्पेक्ट में शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन जॉन के घर पर जाता है और वहाँ पैसों और ज्वेलरी को ढूंढता है जो उसे मिल जाते हैं। तभी घर में जॉन आता है और तब ब्रायन जॉन के सामने था और ब्रायन जॉन से कहता है, तुम लोगों ने बेसिल को उसका हिस्सा नहीं दिया और तुमने उसे पार्टनर में काउंट भी नहीं किया। जॉन कहता है, हमने उसे उसका हिस्सा दे दिया। ब्रायन कहता है, तो बाकी का माल कहाँ है? जॉन कहता है, वो मैंने बिली के पास रखवा दिया है। आगे जॉन टेरी के साथ में था, तभी उसे ब्रायन का फोन आता है और ब्रायन सभी को शाम को मिलने के लिए बुलाता है। पुलिस भी जॉन और ब्रायन की ये सारी बातें सुन रही थी।
जॉन, डैनी, टेरी और ब्रायन सभी शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वो सभी आपस में बात करते हैं। तब बाहर पुलिस भी टेरी की गाड़ी में एक माइक लगा देती है और रेस्टोरेंट में भी ब्रेड बास्केट में एक खुफिया कैमरा पुलिस वाले लगा देते हैं और उस बास्केट को वेटर के जरिए इन सभी के बीच में जाकर रखवा देते हैं ताकि पुलिस वाले इन सभी की बातें सुन सके। ब्रायन सभी से कहता है, मैं यहाँ पर बेजिल के बारे में बात करने आया हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। डैनी कहता है, तो तुम उस पर भरोसा कर रहे हो हमें छोड़कर। ब्रायन कहता है, बिली कहाँ है जिसको तुमने पैसा और ज्वेलरी दी थी। जॉन कहता है, मुझे नहीं पता वो माल लेकर कहाँ गया। ब्रायन कहता है, मैंने ये सब इसलिए प्लान किया था क्योंकि हम पर कोई चोरी का शक नहीं करेगा, क्योंकि हम में से 2 को कमर में प्रॉब्लम है और बाकियों को डायबिटीज। तो इसके कारण तुम्हें लगता है कि पुलिस हमें पकड़ेगी नहीं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं बूढ़े हैं और बीमार है। कहीं से भी बिली को पकड़ो और सारी ज्वेलरी और पैसों को मेरे गैराज में लाओ। और ऐसा कहकर ब्रायन वहां से चला जाता है। पुलिस भी माइक के जरिए इन सभी की बातों को सुन रही थी और बाहर आकर टेरी, जॉन और डेनी से कहता है, अब मैं अपने तरीके से ब्रायन से निपटूंगा। माल इकट्ठा करके कार पार्क में मिलो, मैं उसे दिखाता हूँ। टेरी की कार में लगे माइक्रोफोन से पुलिस भी इन तीनों की बातें सुन रही थी और दूसरी तरफ ब्रायन बेजिल को फोन करके बताता है, मैंने उन कमीनों को समझा दिया है और मुझे ये भी पता है तुमने वो लॉकर भी खोले थे जिसके मैंने तुम्हें नंबर दिए थे। मैंने तुम्हें उसके बारे में चेतावनी भी दी थी कि अगर तुम वो लॉकर खोलोगे तो बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। ये दुआ करना कि तुम बच जाओ। और ऐसा कहकर ब्रायन फोन रख देता है। पुलिस ब्रायन का भी पीछा करने लगती है और उसकी भी जानकारी निकालने लगती है। तो पुलिस को ब्रायन के क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलते हैं और ब्रायन के ऊपर भी रॉबरी के और पुराने कई क्राइम के रिकॉर्ड पुलिस को मिलते हैं और पुलिस ब्रायन को भी सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल करती है। दूसरी तरफ बेजिल के पास फ्लॉलेस डायमंड थे जिन्हें देखकर बेजिल खुश होता है और बेजिल उन डायमंड के साथ देश छोड़कर निकल जाता है। और पुलिस को बेजिल के बारे में अभी तक भी कुछ पता नहीं लग पाया था। उनके पास बेजिल की सीसीटीवी कैमरे में आई एक फोटो थी। डैनी और टेरी अपना छुपाया हुआ पैसा और ज्वेलरी लेकर कार पार्क में जाते हैं और बिली और जॉन का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर जॉन और बिली भी अपनी अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और बिली अपनी गाड़ी से ज्वेलरी और पैसा जॉन की गाड़ी में रखवा देता है। पुलिस भी इन सभी को ज्वेलरी और पैसों के साथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी इन लोगों को पकड़ने के लिए तैयार होती है। पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को निर्देश देता है, अपराधी बूढ़े हैं, वो भाग नहीं सकते, पर फिर भी हमें डैनी नाम के अपराधी से सतर्क रहना होगा। इन सभी का लीडर ब्रायन है और वो भी बूढ़ा है। उसे फंसाया गया था एक पुलिस वाले के हत्या के केस में, इसलिए वो पुलिस को पसंद नहीं करता और हम भी उसे पसंद नहीं करते। पुलिस सभी को पकड़ने के लिए निकल जाती है। डैनी और टेरी के घर में चुराया हुआ पैसा और ज्वेलरी लेकर जाते हैं। टेरी डैनी के बैग को देखकर कहता है, ये बैग बहुत हल्का है पहले की तुलना में। डैनी कहता है, हाँ हल्का तो तुम्हारा ही बैग है। दूसरी तरफ ब्रायन इन सभी का वेट कर रहा होता है अपने गैराज में। जॉन भी बिली के पास रखी ज्वेलरी और पैसा लेकर टेरी के घर पर जाता है। तो डैनी और टेरी देखते हैं कि उसके बैग में बहुत सारी ज्वेलरी गायब थी। यह देखकर डैनी गुस्सा होता है और डैनी और टेरी जॉन पर चिल्लाते हैं। तब तक पुलिस भी इनके घर को घेर लेती है। ब्रायन फोन पे जॉन और टेरी से बात करके कहता है, मैंने तुम लोगों का बहुत इंतजार किया और मैं आगे भी तुम लोगों का इंतजार करता रहूंगा। ऐसा कहकर ब्रायन गुस्से से अपना फोन तोड़ देता है। तब ब्रायन देखता है कि उसके घर पर पुलिस आ गई थी और ब्रायन ये देखकर सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ डैनी, टेरी और जॉन को भी पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस बिली और कॉल को भी पकड़ लेती है। आगे ये सभी तैयार होकर कोर्ट में केस के लिए जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ब्रायन, डैनी, जॉन, टेरी, कार्ल और बिली इन सभी को अपराधी मानकर 7 साल की सजा सुनाई गई। टेरी को जेल में ही हार्ट अटैक आया था और वो मारा गया जब उसे कोर्ट की तरफ से 6 मिलियन पाउंड लौटाने का आदेश मिला था। इस फैसले के बाद उसे हार्ट अटैक आया। ब्रायन को 2018 में रिहा कर दिया गया उसकी आधी सजा काटने के बाद, पर कोर्ट की तरफ से उसे भी 6.5 मिलियन पाउंड लौटाने का आदेश मिला और ब्रायन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की और बेजिल को अभी तक भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। यह ब्रिटेन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।